एक्सपर्ट्स लायर्स होते हैं, हमारी कराची, हैदराबाद और सक्खर में हमारे दफातर हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उतनी ही दिल लगी और इंसानियत के जज्बे से काम करते हैं। बच्चों को भिखारी तो नहीं बनाना ना, उनके पास नहीं है, तो क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये हमारा ह्यूमन। बताऊं कि ASD वेलफेयर ट्रस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। ये चाय के कप पे 1053 मुझे तो लग ये रहा है कि जितनी कंप्लेनें आ रही है ना, ये आपके इदारे की वजह से आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ अल्ताफ़ हुसैन खोसू साहब मौजूद हैं, जो फाउंडर हैं पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी के। अल्ताफ़ हुसैन साहब 18 साल से कानून के शोबे से मुंसलिक हैं। इनकी सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ वो इनका इंसानियत के लिए दर्द है। ये बिला इम्तियाज़ मज़हब, रंग, नस्ल, जिन्स यानी ये ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उतनी ही दिल लगी और इंसानियत के जज्बे से काम करते हैं जितना वो एक आम क्लाइंट के लिए करते हैं। इनकी एक और ख़ासियत है कि इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत काम किया है, जिसकी हमारी जुडिशरी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और अनएजुकेटेड कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस के बारे में ये हमें ख़ुद बताना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसका क़याम किस सोच के साथ शुरू किया और क्या मक़ासद इसके पीछे थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमा साहिबा, आपने मुझे इनवाइट किया, टाइम निकाला आपने और इस प्रोग्राम के लिए आपने मदद किया मुझे। सो थैंक यू सो मच आपका और आपके ASD वेलफेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझे आज टाइम दिया। पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी प्लस से सारे दोस्त मेरे वाक़ुफ़ भी हैं, पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2020 में रजिस्टर हुई थी मैडम। और साथ साथ में हमने फ्री लीगल एड, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशंस पे हम काम करते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक हमारा थीमेटिक एरिया है। और साथ साथ में हम कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, एडवोकेसी हम वो करते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर रिसर्च और जो है वो उस पर साथ साथ हम करते हैं। फिर हम बाकी जो है वो अवेयरनेस साथ साथ में कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हमारे वकील होते हैं, एक्सपर्ट्स लायर्स होते हैं, हमारी कराची, हैदराबाद और सक्खर में हमारे दफातर हैं मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स लायर्स होते हैं, साथ साथ में हमारी जो पैरालीगल टीम्स होती है, जो हमारे पास नीडी पीपल्स जो हैं वो आते हैं, हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में हम उनके लिए जो कोर्ट के जहाँ तक रसाई नहीं हो सकती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की इंक्लूजन हो, या उनके लिए जो दरपेश मसले होते हैं बच्चों से रिलेटेड भी, तो वो हम सुनते भी हैं और उनको हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और रही बात जो आपने जो दूसरा सवाल किया था कि इसकी वजूहत क्यों बनी या ऐसा क्या था जो आपने लीगल एड बनाई, देखें इसकी ज़रूरत है, अच्छे इदारे बनने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक इदारा है और भी बहुत सारे इदारे बनने चाहिए। हमें कम्युनिटीज़ में नीड है, हमें कम्युनिटी में इस तरह के इदारों को और भी जन्म होना चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह पे लीगल अवेयरनेस की जान पहचान नहीं होती है। कम्युनिटीज़ में इस तरह के लीगल एजुकेशन कोई किताबों में पढ़ाया नहीं जाता। आप 5वीं क्लास में जाएं, प्राइमरी में जाएं, स्कूलों में जाएं, इस तरह से ह्यूमैनिटी कोई पढ़ाई नहीं जाती है। तो इस तरह के इदारों का होना ज़रूरी है। वो भले जेल में जो काम करते हैं इदारे, उनके लिए काम करें, हज़ारों बिहाइंड द बार्स जो कैदी बैठे हुए हैं उनके लिए तालीम के हुकूक होने चाहिए, उनके लिए लीगल एड होनी चाहिए। साथ साथ पे जो बाहर कम्युनिटी है, जेल से बाहर है, उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रो बोनो पे बहुत कम काम हो रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर जो भी हमारे पास कम्युनिटी में लोग जा रहे होते हैं, भले वो ओम्बड्समैन में जाएँ, कोर्टों में जाएँ, तो वो बेचारे फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम ये चीज़ समझ करके मेरा इसके मुतालिक, जिस तरह से आपने कहा कि 18 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ, तो मुझे नीड महसूस हुई। मैंने कहा कि यार इस तरह के इदारों को बनना चाहिए, इस तरह के काम करें जो इदारे वेलफेयर के लिए भी काम आ सके और उन लोगों के लिए काम आ सकें जो अपनी प्रोफेशनल फीस
बियर नहीं कर सकते हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों के खर्चात बियर नहीं कर सकते हैं, वो कस्टडी का मैटर हों, फैमिली के मसले हों और मसले हों, तो वो हम शाना बशाना हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनको इस्लाह दे रहे होते हैं, उनके साथ एडवोकेसी कर रहे होते हैं, उनके साथ हम कोर्ट तक भी हम चले जाते हैं। जी ये अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग किसी भी जिस्मानी माजूरी या डिफरेंट जो हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ऑटिज़म हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, इन सब मसाइल के साथ जो लोग होते हैं वो आप तक कैसे पहुंचते हैं या आपकी टीम उन तक कैसे पहुंचती है, और वो किन कानूनी पेचीदगियों के बारे में आपसे सलाह मशवरा चाहते हैं? ख़ासतौर पे ऑटिज़म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैं ले लूँ तो उनको किस किस्म की कानूनी मदद दरकार होती है? देखिए मैडम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह से हमारे पास हम एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है DEPD के साथ, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हम मिल करके काम करते हैं। हम तो सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें खिदमत करने का मौका भी फराहम किया। और हम जो हमारे पास लोग आते हैं मैडम, दो तरह से लोग आते हैं। एक तो हमारे पास वो होते हैं जो वाकई हमारे पास आते हैं, चल कर के आते हैं। दूसरे हमारे पास हमने गवर्नमेंट के तहत जो रेफरल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, हमारी उनके साथ नंबर दिए होते हैं। फिर हमारा एक नंबर है जो DEPD के साथ 1053 के तहत उन पे जिन लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं वो वहाँ पर डेटा में सेग्रीगेट होता है, वहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं, लोग वहाँ पर अपनी कंप्लेंट करते हैं। यानी एक मिनट में आपकी बात काटूंगी, इस नंबर को आप जरा दोबारा बता दें। 1053 ये SPDPA सिंध गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। वहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम बैठी होती है, वहाँ पर ये पर्टिकुलरली उन लोगों के मैटर सुनते हैं जो डिसेबल होते हैं, माजूर अफराद की कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है। वो वहाँ पर क्या होता है, हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद होती है, लीगल एडवोकेट भी हमारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। हम क्या करते हैं, उसी टाइम हमारे पास देखते हैं कि ये कंप्लेंट यहाँ से पर्टेन कर रही है या हैदराबाद से है या सक्खर से, फिर हम क्या करते हैं कि अपनी कंप्लेंट को उधर ही रेफर कर देते हैं। साथ साथ में क्या होता है कि हम उसको लीगल एड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ में हमारे पास उनकी जो रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में होता है तो हम उसको गाइड यहाँ पे DEPD का जिक्र किया तो मैं सिंध का जो एक्ट है 2018 का फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें मैं आपको बताऊं कि ASD वेलफेयर ट्रस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। जी बिल्कुल है। उसका स्केड्यूल 2 जिसमें पहली दफ़ा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को एक अलग कैटेगरी में डाला गया था, वो हमने बनाकर सिंध गवर्नमेंट को दिया था और उन्होंने उसको एज इट इज़ इनकॉर्पोरेट किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सिंध डिसेबिलिटी एक्ट 2018 के तहत आपके पास किस तरह के केसेस पहुँचे कि लोगों ने उनकी कुछ क्लॉज या शिकों को उठाया हो और आप तक सवाल लेकर आए हों, मेन स्ट्रीम स्कूल में दाखिला हो गया या नौकरी के हसूल का मामला हो गया, तो इस तरह के आए हैं इस एक्ट के अंदर लोग आपके पास? मैडम मैं आपको अभी बताता चलूँ कि हमारी जो प्लस ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें DPD के साथ मिल करके जो हम लीगल एड प्रोवाइड करते हैं कि वो नहीं सिर्फ हम लीगल एड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, पर हम 5% जॉब कोटा के ऊपर भी काम करते हैं। आपने मुझे एक सवाल में दो चीज़ें आ गई, एक तो आपने 5% कोटा की आपने जिक्र किया, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो मैं पहले आपको जो है ना 5% कोटा के हवाले से बताता चलूँ कि देखें 5% कोटा आपका 2018 में मैंडेटरी है कि आपने देना ही देना है उन लोगों को जो स्किल्स हैं या नॉन स्किल्स हैं, आपने उनको टायर वाइज आपने रख करके उन कंपनीज में जहां पर 20-25 से ज़्यादा जो लोग अफराद काम कर रहे होते हैं, तो वो कंपनीज, प्राइवेट एसोसिएशन, गवर्नमेंट उनके ऊपर पाबंद हैं कि वो उस लॉ को फॉलो करें। न करने की सूरत में क्या होता है, लेवी फंड भी होते हैं, वर्क फोर्स के तहत आपको मिनिमम वेजेस, आपको कोर्ट का जो वेलफेयर, इसका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वेलफेयर अकाउंट बना हुआ है, आपने उसके अंदर फंड जमा कराए। न जमा कराने की सूरत में आपके खिलाफ कंप्लेंट मैडम रजिस्टर भी होती है, साथ साथ में उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगेगी। अच्छा, उसमें ये भी इख्तियारात हैं कि आपकी वो कंपनी प्राइवेट
डायरेक्ट बंद भी हो सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पावर हैं। इसी तरह से डिसेबिलिटी कोर्टें अभी बन भी चुकी हैं, ये तो 2019 से हैं, ये एक्टिवली काम कर भी रहे हैं। अच्छा, इसको मद्देनजर रखते हुए जो आपने कहा कि हमने तकरीबन काफ़ी सारों को, कुछ कंपनीज के हमने विजिट भी किए हैं, कुछ कंपनीज को हमने लेटर भी लिखे हैं, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी में पूरे जो रीजनल डायरेक्टर हैं, एसपीडीपी का जो डायरेक्टर हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मंथली मीटिंग्स होती हैं, साथ साथ में इस लॉ को कंप्लायंस करने के लिए पूरे एक्शंस ले रहे होते हैं। तो उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो कंपनीज जो लीगल उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते हैं, किसी को कोटा पे नहीं दे रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कंप्लायंस कराएं। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमसे रीच आउट करते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी नंबर बताया 1053 के तहत आप हमारे रिटर्न भी कंप्लेन कर सकते हैं, मुझ तक भी आप पहुंच सकते हैं, मेरे इदारे तक भी पहुंच सकते हैं। तो हम उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। हम उस कंपनीज को लिखते भी हैं, हम उनसे पूछते भी हैं, कंपनी से पूछते हैं कि भाई आपको किस तरह का स्टाफ चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, आपको क्या कौन सी टाइप के लोग चाहिए जो आपकी कंपनी में हमारे पर्सन डिसेबिलिटीज हम आपको दें, क्योंकि हमारे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में मैडम मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। सिंध गवर्नमेंट के जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ भी चल रहे होते हैं, उनको स्किल्स भी दे रहे होते हैं, उनको दूसरे जो हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जीपीडी के हैं उन्होंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, सिलाई कढ़ाई हो, सोलर हो, पैनल हो, मैनुअल हो, इलेक्ट्रिशियंस के हों, दूसरे स्किल्स होते हैं कि उनको होटल केटरिंग ये स्किल्स दिए जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको भी उनके साथ कनेक्ट कराते हैं, हर बंदा अपनी तरफ से एफर्ट से ले रहा होता है, जहां से कंप्लेन आती है हम एक्शन ले रहे होते हैं। अच्छा, जो आपका जो रहा दूसरा सवाल, आपने कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन मैडम ये एक बड़ा, हम इसमें सिंध गवर्नमेंट को बड़ा एक मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट ने पहला कदम उठाया जो इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें दूसरे सूबों ने अभी तक इस पे इतना काम नहीं किया जितना सिंध गवर्नमेंट ने इसमें काम किया है। तो ये क्रेडिट भी सिंध गवर्नमेंट को जाता है, उसने पॉलिसी बनाई, डॉक्यूमेंटेशन बनाए, उन्होंने एक सेपरेट यूनिट बनाया। सेपरेट यूनिट में ये कि वो जो अपना इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो है वो लेकर आए, जो टीचर की ट्रेनिंग करनी हो कि डिसेबिलिटी को किस तरह से डील करना हो, फिर साथ साथ में उनकी पॉलिसीज, एडवोकेसी, सेफ गार्डिंग, हरासमेंट, इन चीज़ों पे सारी चीज़ों ने डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट ने बहुत सारा काम किया है, टीचरों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए। जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि वो एक उन्होंने यूनिट के अंदर मैडम एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी का मकसद क्या होता है कि आप बच्चे को कोई दाखिला नहीं दे रहा, आप बच्चे को निकाल दिया, दौरान क्लास में निकाल दिया, फिर साथ में क्या होता है कि भाई आपको कोई मारपीट किया गया, हमें इस तरह से कंप्लेन आती हैं, तो हाँ कोई इस तरह की कंप्लेन आ गई तो वो, या बॉडी शेम या इस तरह की चीज़ें जब हमारे पास आ रही होती हैं, तो वो क्या होता है कि एक यूनिट जो बना हुआ है उसमें SLD डिपार्टमेंट, सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट और इंक्लूसिव जो डायरेक्टरेट बनी हुई है वो, और हम सब बैठ करके इस कंप्लेन को एंटरटेन करते हैं, पहले देखते हैं कि वाकई ये कंप्लेन को आगे जाना चाहिए नहीं चाहिए। फर्स्ट फेज में उस यूनिट के पास कंप्लेन आती है, कंप्लेन उसको एंटरटेन करते हैं, फिर उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या कोई इस तरह एक्शन लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो वरना फिर उसको ओम्बड्समैन में बाद में भेजा जा सकता है। पहले एप्लीकेशन को वहीं विद इन द डिपार्टमेंट डिसाइड किया जाता है, फिर सेकंड फेज में लगा जाता है। इस तरह की कंप्लेनें आती हैं, आ रही हैं आजकल लोगों में अवेयरनेस, जैसे आपके इदारे ने SW वेलफेयर ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिए हैं, दूसरों के इदारों ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो आप तो मैंने माशाल्लाह से आप कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में जाकर के सारी अवेयरनेस दे रहे हैं। मुझे तो लग ये रहा है कि जितनी कंप्लेनें आ रही है ना ये आपके इदारे की वजह से आ रही है। अच्छा नहीं, मैं सवाल के पहले हिस्से पे जाऊंगी कि आपने कंपनीज की जिम्मेदारी तो वाज़ेह की, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए? मिसाल के तौर पे डिसेबल्ड कार्ड, सर्टिफिकेट या खुसूसी शनाख्ती कार्ड, तो उस सिलसिले में प्लस क्या रोल अदा करती है? देखिए हम देखिए इसमें हम डायरेक्टली, पहले तो मुझे बताएं कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए, कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए और फिर किसी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जॉब तो एक टोटल एक अलग चीज़ है। देखिए आप जॉब जब लेने के लिए जाते हैं तो आपके पास तो हमें प्रूफ ये तो चले ना कि भाई मैं डिसेबल हूँ या नहीं हूँ, तो पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी और कहाँ पर अप्लाई कर रहा है
तो ये देखना पड़ेगा जहाँ पर वैकेंसी है। तो इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना जरूरी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एसपीडीपी की अथॉरिटी रजिस्टर कर रही होती है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट और जो शनाख्ती कार्ड है, यहाँ पर आपको चीज़ें लेकर के आप चले जाएं। मेरे ख्याल में विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन के मिल जाएगा। ये एक प्रोसीजर होता है, पर यह है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएं। कभी कभी आप समझते हैं कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो उनकी वन विंडो कैंप्स लगती हैं, उन एरिया में गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है। कभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, सेंट्रल में, वेस्ट में, नवाबशाह में, शिकारपुर में या घोटकी में, इस तरह से कैंप्स लग रही होती हैं। तो आप उन कैंप के अंदर भी फायदा उठा सकते हैं। जितने रीजनल डायरेक्टरेट हैं, आप समझते हैं कि हमें वहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि गांव देहात है, तो आप अपनी एप्लीकेशन भी बना करके आप रीजनल डायरेक्टर के नाम पर भी आप भेज दें और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ मुंसलिक हों, तो मेरे ख्याल में आपका सर्टिफिकेट फिर भी बन जाएगा। तो जो एक्टिवली टीम काम कर रही होती है सर्टिफिकेट देने के लिए, तो वो तो माशाल्लाह से आपसे रब्ता भी कर लेगी और बता भी देगी, आपका सर्टिफिकेट पहुँच भी जाएगा। चलिए, अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान का आइन और कवानीन जो बने हुए हैं अब तक और बनाए जा रहे हैं, वो माजूरों के लिए, चाहे वो जिस्मानी हों या किसी और कंडीशन के साथ हों, उनके लिए काफ़ी हैं, उनके सही मानों में मददगार हैं, या इनमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए मैडम, कानून वक्त की ज़रूरत होती है ना, अभी तक तो कानून तो हमारे पास मौजूद हैं। जब हम काम करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी कानून बनना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, उधर ये होना चाहिए। अब देखिए, फेडरल की बात करें तो 1981-82 का पूरा एक्ट बना हुआ है। सिंध की बात करें तो 2018 का भी, और 21-22 में उनके रूल भी बने हुए। जब हम ग्रास रूट पे जाते हैं ना, पता चलता है कि हमें कहाँ पर दरपेश मसले आ रहे हैं। अब हमारे पास नेशनल हाईवे वालों से जब मैंने पूछा, मैंने कहा आप बताएं, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, तो मैंने कहा भाई बताएं, आप लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते हैं? कह रहे कि सर हमारे ऊपर आपका कानून लागू ही नहीं होता। मैंने कहा मैं सिंध की कानून की बात नहीं कर रहा, फेडरल की बात कर रहा। तो सर उन्होंने कहा कि हमारी तो 2010 की पॉलिसी, उसने मेरे सामने पॉलिसी निकाल के दिखाई। मैंने कहा भाई ये तो 2010 की पॉलिसी है, आपका 1981-82 वाला जो लॉ है वो अमेंडमेंट हुआ है 2015 में, आपने पॉलिसी बनाई 2010 में, उसमें तो हमारे जो ये जितने भी पैकेजेस गवर्नमेंट ने दिए उस पॉलिसी में तो इनकॉर्पोरेट है नहीं। आपको अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी चाहिए। आपने 2010 से लेके 2026 तक, ये किस डिपार्टमेंट? ये नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अभी तक आपने इस पॉलिसी को रिवाइज ही नहीं किया। आपके फैमिली में, इर्द गिर्द में आप कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, आपने ये कभी सोचा भी नहीं कि इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी में बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, देखिए मैडम, हम ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे पे जाएं, या आप जो हमारे पास जो फेडरल की बसेस हैं तो हम उस पे जाएं, या नेशनल हाईवे पे जाएं, या हमारे पास जो मोटरवे बने हुए हैं उसके भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी को फैसिलिटी देनी चाहिए। तो वो पॉलिसी बैक साइड की बनी हुई लोगों में, ये गवर्नमेंट के जो विदिन द गवर्नमेंट है ना, उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम अभी जो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सिंध के लॉ को भी साथ साथ में फेडरल लॉ को भी हम अवेयरनेस तो दे रहे होते हैं। हमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हमें जहाँ जहाँ चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, हम पॉलिसीज़ को रिव्यू भी कर रहे होते हैं, रिसर्च भी कर रहे होते हैं। जहाँ समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों को और मज़ीद बनना चाहिए तो बन सकती हैं। अभी तक तो जो लॉ बने हुए हैं वो तो माशाल्लाह से सही है, क्योंकि 1981 में हमारा कल्चर पहले कुछ और था। जब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब जो हमारे पास 2018 और 2026 में जाकर के खड़े हैं, तो हमारे पास पीछे लॉ और बन चुका है। शायद जब हम आगे 20 साल आगे जाएंगे तो शायद कुछ और हमारे पास लॉ बन चुके होंगे। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं कि ASD वेलफेयर ट्रस्ट का ये एक्सपीरियंस है कि जब बच्चा डायग्नोज होता है तो वालिदैन के दरमियान काफ़ी अख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें अलहदगी हो जाती है। तो कई बार कस्टडी का मसला होता है, वो किस तरह से तय किया जाता है, और उसके बाद जो मेंटेनेंस मनी होती है, यानी बच्चे का ख़र्चा, अगर
हमें माएँ आकर ये बताती हैं कि ज़ाहिर बात है कि बच्चा ऑटिज़म के साथ है, उसकी थेरेपीज़ चल रही हैं, या आईडी के साथ है, वो किसी स्पेशल स्कूल में जा रहा है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ जो हैं ये एक अमाउंट मांगती हैं। हमारी अदालतें चाहे फादर की इनकम ठीक ठाक हो, जो रकम मुकर्रर करती है वो आमतौर पे काफ़ी नहीं होती है, फिर साथ में ये ताहयात रहने वाले मसाइल हैं। ऐसा ही है। और बहुत सारे फादर्स 18 साल की उम्र के बाद डिनाई कर देते हैं कि जी पाकिस्तान के कानून में तो मर्द जब बालिग हो जाए, 18 साल का हो जाए, तो हम उसको के पाबंद नहीं है उसके लिए मेंटेनेंस मनी देने के लिए। तो आप इसके बारे में हमें ज़रा बताइए। देखिए, कस्टडी एंड मेंटेनेंस मनी। देखिए, कस्टडी की बात करें तो हमारे पास कानून तो मौजूद हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो फैमिली लॉ 1961 और 1964 का कानून मौजूद है। अब रही बात जो आपने बात की कि डिसेबल बच्चों के लिए, उनकी फलाह के लिए किस तरह से मेंटेनेंस का केस दाखिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनके लिए भी वही कोर्टें हैं जो आम कोर्टें बनी हुई हैं। अभी स्पेशल कोर्टें 2019 में जो डिसेबिलिटी कोर्टें वो बनी तो हैं। रही बात उनको जो है ना मैजिस्ट्रेट लेवल तक उनको नहीं लेकर गए हैं, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको फैमिली कोर्ट और सीनियर सिविल जज कोर्ट भी, इस तरह की कोर्टें भी वो भी बनी हो, जो डिसेबल्ड कोर्टों के पर्सन विद डिसेबल हों उनके केसेस अलग चला। अब जो कस्टडी का मैटर है, कस्टडी के लिए भी आप केस तो दाखिल आप कर सकते हैं। अब ये देखा जाता है कि उसकी वेलफेयर कहाँ पर जा सकती है। वो फादर की तरफ वेलफेयर सही बेहतर हो सकती है या मदर की तरफ बेहतर हो सकती है, ये कोर्ट डिसाइड करती है। और जो कस्टडी ले रहा होता है कि उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपना केस कितना इस्टेब्लिश कर रहा है। अच्छा, कुछ इस तरह के भी होते हैं क्योंकि माजूर अफराद ऐसे भी होते हैं जो उनके बच्चे हैं, अब वो खुद तो खुद डिसेबल हैं और सीनियर सिटीज़न भी है, 40 साल या 50 साल के करीब हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों की किफ़ालत प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना गार्डियन भी मुकर्रर करें। तो इस तरह की सिचुएशन में कि वो अपने या खुद जो फादर डिसेबल हो या मदर डिसेबल हो या कोई डिसेबल माजूर अफराद किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। पर इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि आप उनको क्या पावर देना चाह रहे हैं स्टैम्प पेपर पे। अच्छा, यहाँ सॉरी मैं आपकी बात को काटूंगी। हम पहले इस बात को तय कर लें कि फादर कब तक पाबंद है एक ऑटिस्टिक बच्चे या बच्ची की मेंटेनेंस मनी देने का, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया था और जहाँ तक मेरे इल्म में है वो उनको पाबंद किया गया कि बच्चे को जब तक ज़रूरत है, बच्ची को, वो लड़की थी तो देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है ना बच्ची के मुतालिक तो क्लियर लिखा हुआ है, जब तक शादी नहीं होती है तो आप उनकी मेंटेनेंस उनकी गार्डियन या पेरेंट्स के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। या दूसरा जो आपने बताया जिसने बच्चे की बात की, जो हमारे पास मेल बच्चा है तो वो 18 साल तक है और अपनी एजुकेशन या जो भी चीज़ें वो 18 साल तक उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो तक अपने पेरेंट्स उसके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को 18 साल तक आपको मेंटेनेंस दे सकते हैं। अब इस सिचुएशन में कुछ हमारे पास इस तरह से भी क्लियरिटी थोड़ी सी हमें चाहिए कि अपना जो है पंवर साहब, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब सलाउद्दीन पंवर साहब थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह की डायरेक्शन भी दी जहाँ पर हमारे पास जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर डिपार्टमेंट है कि भाई वो जो बच्ची का 18 साल से बड़ी थी या माँ बाप थे वो फोत हो गए या उसका कोई संभालने वाला कोई नहीं है, माजूर हो या नॉर्मल से बच्ची क्यों ना हो, तो ये गवर्नमेंट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम उसके लिए आप महीना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए, या वो उसके शोहर फोत हो गए। अब मतलब आप उसको सपोर्ट तो करें, हमारा सिस्टम बना हुआ है, चीज़ें बनी हुई हैं, पर हमने उसको इतना उलझा करके रखा हुआ है कि वो जो बच्ची है तलाक याफ्ता है या उसका हस्बैंड फोत हो गया है या उसको अपना जो सेपरेट रह रही है, सेपरेशन है, पर अब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इस तरह के विंडो हमारे यहाँ गवर्नमेंट में मौजूद हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, बैतुल माल है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनके पास विंडो मौजूद हैं, आप उनके साथ रुजू कर सकते हैं। नंबर 1।
ये गवर्नमेंट ने क्लियर बताया हुआ है, पर हमें इनकी चीज़ों की आगाही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि भाई 18 साल से तक बच्चे हैं, अब 18 साल से भी बड़े हो गए बच्चे, बच्चा है मर्द है सब, और वो माँ बाप फोत हो गए, कोई नहीं है उसका, या उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि वो के बच्चों को भिखारी तो नहीं बनाना ना, उनके पास नहीं है, तो क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये हमारा ह्यूमन राइट्स नहीं है? लॉ क्या कहता है? उसमें लॉ ये क्लियर कहता है कि भाई ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से मैंने बताया, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट है, या दूसरे हमारे पास जो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर बताया, या हमारे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस तरह के, या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सपोर्ट करते हैं, महीना वजीफा वो देते हैं, आप उनके साथ लाइजन कर सकते। एहसास प्रोग्राम में फेडरल डिपार्टमेंट वालों का, मिनिस्ट्री ऑफ जो है ह्यूमन राइट्स है, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, पर हमें गांव देहात हो या उन लोगों तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन का पता नहीं होता है कि किस लोग जा करके वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन लें। अच्छा देखें, इन बच्चों ने हमेशा बच्चा तो रहना नहीं है, जो ऑटिज्म के साथ हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या किसी जिस्मानी माजूरी के साथ हैं, और वालिदैन भी हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो क्या वालिदैन अपनी ज़िंदगी में बच्चे के लिए किसी को सरपरस्त मुकर्रर या जैसे गार्डियन कहते हैं मुकर्रर कर सकते हैं? और इस मेरा दूसरा इसी का एक पार्ट है कि गार्डियन का ब्लड रिलेटिव यानी खूनी रिश्तेदार होना ज़रूरी है कि नहीं, और इसके लिए क्या कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा और क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे? देखिए, 2 सवाल है आपका। पहले सवाल का जवाब मैं देता चलूँ कि देखें, गार्डियन बिल्कुल अपॉइंट हो सकता है। ये 2013 का कानून है। आप उसमें गार्डियन वार्ड में आप एप्लीकेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में एप्लीकेशन एक प्रॉपर वकील बना करके सबमिट कराता है, और उसके बाद जो है वो एडवोकेट जनरल से भी NOC वगैरह लेकर के कर दी जाती हैं, और अमूमन ये होती हैं। अब ये देखना पड़ता है, जिस तरह से मैंने पहले आपके सवाल में मैंने अर्ज़ किया कि ये वेलफेयर देखी जाती है कि वाकई जिसको हम गार्डियन बनाना जा रहे हैं, क्या उस बच्चे के लिए ये सूटेबल है या नहीं है, और लाजमन है किसी कंसेंट की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये देखना पड़ता है। हमने इस तरह के केसेस हमने किए हैं, गार्डियन वार्ड की एप्लीकेशन लगाते हैं और अपॉइंट हो भी जाते हैं। अब जो आपका दूसरा सवाल क्या था मैडम? आप सवाल बड़ा लंबा था आपका। हाँ, सवाल ये था कि गार्डियन का खूनी रिश्तेदार होना जरूरी है। देखिए ये और उसके इख्तियारात क्या होंगे, वो कौन मुकर्रर करेगा? देखा, मुकर्रर तो आपकी कोर्ट कर सकती है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि खूनी रिश्तेदार, पहले प्राइमरी होना जरूरी है। देखा जाता है कि वाकई इनके जब रिश्तेदार हैं, ब्लड में हैं, तो पहले तो जज भी सवाल पूछेगा, एक आम इंसान भी पूछेगा कि भाई वो क्यों नहीं, ये क्यों, तो वो उसको बताना चाहिए जो ये गार्डियन अपॉइंट करने जा रहा है या उसको पावर देने जा रहा है, तो वो उसकी मैंडेटरी है वो बताए, जस्टिफाई करे कि मैं इसको क्यों अपॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि लाजमन है उसकी वेलफेयर वही बेहतर डिसाइड कर सकता है जो पावर आगे देना चाहे। अच्छा, उसको पावर भी वो देगा, बताएगा कि कितनी हद तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ गार्डियन ये इसकी एजुकेशन का देखभाल करेगा या स्कूल से रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग वो देखेगा, या इसके घर के जो देखभाल है वो करेगा, या इनकी अकाउंट या इनकी प्रॉपर्टी है तो वो देखेगा, क्या देखेगा। तो ये देखो ना, गार्डियन जो देने वाला होता है, पावर जिन्होंने एक्सरसाइज करने हैं, वो अपना लिमिट खुद डिसाइड करता है कि मुझे इस गार्डियन को मैं जो अपॉइंट कर रहा हूँ कि किस हद तक ये अपने पावर एक्सरसाइज कर सकता है। वो ये अपना किसी टाइम, महदूद टाइम के लिए भी दे सकता है कि भाई मैं इधर हूँ 6 महीने के लिए, साल तक मैं जा रहा हूँ अमेरिका, साल के लिए मैंने आपको गार्डियन वार्ड में, गार्डियन जो है वो बच्चे का मैंने मुकर्रर कर दिया, फिर अगले साल वापस आता है, कहते हैं भाई मैंने आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, मैं अब अपने बच्चों का मैं खुद ही परवरिश करूंगा या मैं किसी और को अपॉइंट कर रहा हूँ। खत्म बात, सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन है, आप वो बना करके कोर्ट में भी करवा दें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी होगी, क्योंकि बच्चों के मामला है सेंसिटिव होते हैं। जी, तो अगर हम गार्डियनशिप से एक कदम आगे जाते हैं और बहुत सारे वालिदैन जो हमने 2015 से काम करना शुरू किया, अब हमसे पूछते हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए, वो खुद लेट 60s में आ गए हैं, कि हम अपने बच्चों के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनको एक तरह का सोशल प्रेशर से आज़ाद रखने के लिए उनके वास्ते एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं।
जो बाद में उस बच्चे के लिए हेल्प का ज़रिया बने। तो इसका क्या तरीका है काम देखिए, का? ट्रस्ट तो एक टोटल एक डिफरेंट है, पर आप एक पर्टिकुलरली किसी नाम के लिए जोड़ करके आप बनाना चाह रहे हैं और डेडिकेट करना चाह रहे हैं उस शख्स के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। और क्योंकि वो लाजमन पर्टिकुलरली उस फर्द के लिए चली जाएगी। अब एक सिंपल सा ये है कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, जिस लाइक आपने कहा ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ट्रस्ट का एक पूरा प्रोसीजर एक अलग है, जहाँ पर आप जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएं या कंपनीज एक्ट में जा करके आप उनके डॉक्यूमेंटेशन की एक पूरी एक चेक लिस्ट लंबी गवर्नमेंट ने एक बना करके रखी हुई है, क्योंकि लाजमन वो कहते हैं कि भाई ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बना करके उनके ऑब्जेक्टिव, MOUs या जो जो चीज़ें हैं, तो वो आपको जमा करानी पड़ती हैं। जमा कराने के बाद कोई 2 से 3 महीने लगते हैं, उनकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने के बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप जिस पर्पज़ के लिए काम करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और मेमोरेंडम आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये तो एक आपका सिंपल सा ये बन सकता है। जो आपने किसी मखसूस किसी फ़र्द के लिए बनाना है, उसका भी तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि आपने वो डेडिकेटेड किसी एक शख्स के लिए कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको तो या तो सोल प्रोप्राइटर एक अकाउंट बनाएं या सोल प्रोप्राइटर किसी के लिए डेडिकेटेड कर दें। तो उसके तरीक़ेकार डिफरेंट है एज कंपेरेटिवली उसके, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से आपका एक ट्रस्ट बनाओ, आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव एक मैंडेट है। तो SDW बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, आर्टिज़म पे भी, एडवोकेसी भी और वेलफेयर भी काम कर रहे हैं। तो ये तो एक आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हो गया। और एक आप स्पेशली सिर्फ एक पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो आप उनकी जो भी चीज़ें हैं डेडिकेट करना चाह रहे हैं उस शख्स के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में उसके लिए आप सिंपल सा कोई सोल प्रोप्राइटर कोई अकाउंट या सोल प्रोप्राइटर कोई कंपनी रजिस्टर करके उनके नाम से कोई अकाउंट या कोई इस तरह की चीज़ें बना करके आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे जा करके भी जब वो एजेड हो या किसी की उम्र में हद तक भी पहुंच करके अपनी चीज़ों को वो फ़ायदा ले सकता है। ठीक, अच्छा अल्ताफ़ साहब, कुछ मुझे ये एहसास होता है डिसेबल्ड बच्चों के वालिदैन के साथ मिलकर कि उनको अपने बच्चों के हुकूक के बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर मैं विरासत की बात करूं तो वो अपने जो आम बच्चे होते हैं उनको तरजीह देते हैं और एक डिसेबल्ड बच्चों को विरासत के हक़ से महरूम कर देते हैं। और माँ बाप की डेथ के बाद जो दीगर बहन भाई होते हैं वो भी अपने मासूद बहन या भाई के हक़ को नहीं समझते हैं। तो आप इस बारे में क्या रहनुमाई देंगे? देखिए मैडम, हमारी ये सोसाइटी का बड़ा अलमिया है और हम कई सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं। बिलीव करें कि वो वालिदैन अपने बच्चों को डिस्क्लोज़ भी नहीं करते। कुछ तो हमने ऐसे भी देखे कि वो वालिदैन फोत भी हो गए कि वो माजूर अफराद वो 20-25 साल से एज ऊपर आ गई कि उसको बहन भाई छुपाने के चक्कर में थे कि इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी हम हज़म करके जाएं, पर हमने हज़म करने नहीं दिया। क्यों? कि हम कहते हैं इंसाफ सबका हक है और हमारी पहली अवलियत यही होती है, हम चाहते हैं कि भाई इंसाफ उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो आपका जो दूसरी पॉइंट थी ना कि भाई क्या वो सेंसिटाइज नहीं होते या उनको अवेयर नहीं होती, पता होता है उनको। अच्छा, उनको पता होता है। हमारी सोसाइटीज़ में इतने चैलेंजेस हैं कि वो मजबूरन वो उसको डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, इस्लाम तो कहता है कि भाई आप उनको डिस्क्लोज करो, वो आपका बच्चा है, वो आप अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, वो आजमाइश है, कुछ भी है, आप उसको एक्सेप्ट करो अल्लाह की तरफ से। और विरासत में उसका उतना ही हक है जितना उतना ही हक है, उतना ही हक है जितना आम बच्चे का हक है, वो बेटी हो या बेटा हो। अब रही बात ये कि जो ये लोग छुपाते क्यों हैं, इनका रीज़न क्या है? जी, जो मैंने जो अंडरस्टैंड किया है ना, वो रीज़न क्या है? हमारे यहाँ लोगों में एक्सेसिबिलिटी के बड़े इश्यूज हैं। मैं यहाँ से बच्चे को लेके जाऊँ नादरा, क्या ट्रांसपोर्टेशन इजी एक्सेसिबल है? रक्शे पे जाऊँ, कार में जाऊँ, किस में जाऊँ, कौन सी गाड़ी में जाऊँ, मेरे लिए चैलेंजेस है, चैलेंजेस।
बैंक में जाओ तो आपको अंगूठा लगाने के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे फेस रिकग्निशन नहीं है, ये चैलेंजेस। अकाउंट खुलवाने के लिए ये चैलेंजेस। आपको ट्रांसपोर्टेशन में जाओ, ट्रेन पे जाओ, जहां पर जाओ आपको वॉशरूम की चैलेंजेस मिलेंगे। पब्लिक पार्क में जाओ तो आपको वहां पर चैलेंजेस मिलेंगे। आपको अपना पब्लिक प्लेस में जाओ तो वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है। आपको कहीं हेल्थ हॉस्पिटल में जाए तो आपको उस डिसेबल मजदूर अफराद को लेकर के जाने के लिए आपके लिए क्या वो जो फैसिलिटीज दी गई हैं वो आप और हम देखें। सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ पे बड़ा काम किया है, पर डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स आपको देखा जाए, क्या वो वॉशरूम, क्या वो चीजें जहां पर हमारे लिए क्या साइनेज, क्या इजी एक्सेसिबल है, नहीं है। तो क्या प्लस ने कभी कोशिश की करते आ रहे हैं वो हमने किया है में भी काम हमने देखें जो मेरा फर्ज बनता है, जो मेरा प्लस का मैंडेट है मैंने किया है। मैंने इस जितनी चीज़ों का मैंने आपको जो बताया, वो भले ट्रांसपोर्टेशन हो, कोर्ट का तो मैंने अभी बताऊं कि हमने एक पायलटली हमने इंक्लूसिव कोर्ट का, हमने फ्रेंडली कोर्ट, सिटी कोर्ट में हमने पायलट प्रोजेक्ट हमने रन किया है कि ब्लाइंड हो, डिसेबल हो और जिसमें साइन लैंग्वेज की फैसिलिटीज़ हैं, वो आप उसमें प्रोग्राम में भी अभी आप आए, वो देखा भी सही कि हमने उसको बनाया है। हम आगे उस चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि उस कामयाब होने के बाद हम दूसरी कोर्टों में, हैदराबाद, सक्कर, जहाँ जहाँ जो सेकंड फ्लोर पे कोर्ट है बनी हुई जो मजदूर अफराद के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं उसको नीचे लाने के लिए कि वो उनके लिए इजी एक्सेसिबल। तो बाकी थाने और थाने पे भी हमने और लॉ एनफोर्समेंट हमने उधर भी हमने किया, हमने लेटर निकाले, हमने चीजें की। थाने में इतनी फैसिलिटीज तो हो गई कि कम से कम थाने में जाने के लिए आप कराची में जाएं या जहाँ जहाँ सिटीज के थाने, वहां पर आपको रैंप की सूरत में मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। चैलेंजेस हैं, बैरियर उनके लगे हुए होते हैं, वो आम बंदा जाए, कोई भी जाए शनाख्त करके अंदर जा सकता है, पर हमने एफर्ट्स किए। हमने दूसरा क्या किया कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पब्लिक जहाँ प्लेसेस हैं, पार्क हो, हमने उनके रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे, हमने केसेस दाखिल किए। हमने ओम्बड्समैन में, फेडरल वफा के मुंसब में भी जाकर के हमने केसेस दाखिल किए कि इनकी रसाई जो है वो आसान की जाए, इन लोगों के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको कम किया जाए। तो हमने ये इनिशिएटिव हमने लेते आ रहे हैं। हमने कई सारे केसेस, अब देखिए मैंने एक हमारा रिसेंटली हमने जो ड्राइविंग लाइसेंस है डे फॉर डम के लिए, हमने उनके खिलाफ केसेस दाखिल किए हैं। जॉब एम्प्लॉयमेंट के केस हमने दाखिल किए हैं जो जॉब नहीं दे रहा है 5% के ऊपर। तो हम अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव ले रहे होते हैं। जब तक आवाम मेरे साथ नहीं आएगी, एक छुप करके बैठे हुए घरों में बैठ करके आप कहें कि हमें हुकूक मिले, तो मुझे तो नहीं पता होगा ना कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है या इस पेरेंट ने इसके साथ ज्यादती की है। वो घरों में बैठे हुए और घर में बैठ करके ये तवक्का करें कि प्लस जो है और उनके अल्ताफ साहब हमें सपोर्ट करेंगे, तो भाई मुझे तो नहीं पता होगा ना। मुझे ये भी पता होगा कि मैडम के पास कौन सा आया, क्योंकि जब ASD वालों के पास जब आप आएंगे भी सही, या मैडम सलमा के पास जाएंगे, जब आप बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे, अपने राइट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम और आप उनको सपोर्ट करेंगे ना मैडम, क्योंकि ये आते नहीं है लोग। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल भी है मेरा कि जैसे आपका पाकिस्तान पेनल कोड है या जेल के मैनुअल हैं, वो स्पेशल नीड पर्सन को जेल के मैनुअल में क्या सपोर्ट है? अगर कोई ऑटिस्टिक, क्योंकि हमारा जेल का अमला तो आगाह नहीं होता, या जो बच्चे वहाँ पे माओ के साथ बंद हैं, उनमें अगर कोई बच्चा न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ है, तो क्या जेल के मैनुअल में कोई ऐसी प्रोविज़न है कि इन लोगों को सपोर्ट किया जा सके? देखिए मैडम, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने जो प्लस ने हमने कुछ जजेस को हमने ट्रेनिंग कराई, पुलिस पे, सिंध पुलिस की बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन लॉयर्स को, वकीलों को, सिविल सोसाइटीज़ को हमने डिसेबिलिटीज़ लॉज के, जेंडर बेस्ड वायलेंस के लॉज के तहत हमने उनको ट्रेनिंग तो कराई। पर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर लाखों और हज़ारों पुलिस ऑफिशियल्स काम कर रही है, वहाँ पर आपका 1000-2000 नंबर तो कोई कम, मतलब कोई नज़र ही नहीं आएगा, और स्पेशल डेजिग्नेट किया जाए उधर के लिए। और जो आपने बात की कि जेल में, अब देखो जेल में हम भी काम कर रहे हैं। मैंने तकरीबन जेल में कोई 15 साल से ऊपर हो गया मैं जेल के अंदर काम करता आ रहा हूँ, और हमने जेल के अंदर तकरीबन 5 वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन हमने सेंटर बनाए, जहाँ पर हम स्किल्स एजुकेशन से प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
ये जो आपने रीज़न उठाया है, हमने इस पे आपसे पहले भी हमने बात की थी कि यहाँ पर हमें मिल बैठ करके काम करने की ज़रूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इसमें एक्सपर्टीज़ है, हम इस जेल इंतज़ामिया को मिल करके हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ मैपिंग की ज़रूरत हो तो हम वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वुमेन के साथ जो 8 साल 5 साल के बच्चे हैं जो अपनी माँओं के साथ हैं, तो हम उनकी मैपिंग करें, देखें कि वाकई इस तरह के बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार हैं उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है, और उनकी जो मदर है उनको ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है। तो हमें मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, साथ साथ में जो पुलिस है उसको भी जो लॉज है उस लॉ तो लिखा हुआ है, पर हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके मैनुअल बनाना चाहिए, चीज़ें बने जहाँ ये हम चीज़ें आगे लेकर के चलें। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि प्लस को कायम हुए 1 दहाई तो गुजर चुकी है, तो आपकी जो बेस्ट अचीवमेंट आप क्या समझते हैं कि क्या है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि शायद कोई इतनी बड़ी मैंने अचीवमेंट नहीं ली है, पर मैंने जितना भी मैंने काम किया है, मैं नंबर बता करके आपको क्या सेटिस्फाई करूं कि मैंने इतना काम कर लिया। पर मैं जो देख रहा हूं कि हमारी कम्युनिटीज़ में ये कुछ भी नहीं है। मैंने समझ लें कि 4000 केसेस कर लिए, फिर इलीगल एड पे तो मैंने बड़ा तीर मार लिया। मैंने कोई तीर नहीं मारा। मैंने शायद कोई 2000 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ली स्किल डेवलपमेंट के, तो मैंने शायद किसी का एम्प्लॉयमेंट पे और इस तरह की सपोर्ट की, तो कुछ भी नहीं। जहां हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हो, 20,000 से ज़्यादा जेल में बंद हैं, और मैंने 2000 काम किया, तो ये क्या मैंने बड़ा कामयाबी कर ली? मेरी कोई कामयाबी नहीं। मेरा ख्याल है आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। मैंने ये देखो, ये कोई कामयाबी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें और बढ़ कर के काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जब तक आप मुझे इस तरह का समझेंगे कि हाँ इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो हम आगे लेकर के जा सकते। अब मैंने कहा कि भाई मैंने 10,000 लोगों को मैंने एडवोकेसी की, डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने ये चीज़ है। देखो, मैं तो कहता हूँ चलो मैंने जितना कर लिया वो मैंने किया, मैंने अपना पार्ट मैंने रोल प्ले किया इस कम्युनिटी के हवाले से, पर मैं कहता हूँ कि ये कम है। हमें और काम करने की ज़रूरत है। हमें मिलकर के कम्युनिटी से मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों के स्पेशली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे साथ बैठें, मिल करके इस कम्युनिटी को जहां अवेयरनेस नहीं हम उनको अवेयर करें। जो जिनके राइट की वायलेशन हो रही है उनके साथ हम मिल करके खड़े हो जाएं, उनका हम आवाज़ बने, तो हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। जो लोग डर और खौफ की वजह से घर में बैठे हुए, तो वो ऐसे ही बैठे रहेंगे कि मैडम वो काम नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ ये हम दूसरे के ऊपर कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं था, और पता सब होता है। आजकल के सोशल मीडिया में मैडम आजकल मोबाइलें लगी हुई हैं। आप चैट जीपीटी को डालो, बोलो कि भाई मुझे अपना राइट बता दो, उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में आपको बता देगा। देखिए, आपको आवाज़ उठाना पड़ता है, आपको घर से निकालना पड़ता है। आप अपना एक कदम उठाएं ना, जब आप उठाएं फिर कहें कि प्लस ने साथ नहीं दिया, एएसडी वेलफेयर ट्रस्ट ने साथ नहीं दिया, फिर हमारा कसूर है। आप जब घर में बैठ करके कहेंगे कि भाई हमें हुकूक के बारे में पता नहीं था या पता था और हम ले नहीं सके, तो आप ऐसा खुदा न करें। आप अपना हुकूक ले, जहां आपकी वायलेशंस राइट की हो रही है, यहाँ पर इदारे आपके साथ हैं, स्पेशली प्लस आपके साथ है, एएसडी वेलफेयर ट्रस्ट भी आपके साथ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ खोसू साहब, आपके टाइम का आपने हमें इतना वक्त दिया, और वो नंबर दोबारा से दोहरा दें मैडम। थैंक यू सो मच। ये चाय के कप पे 1053 है, और जो पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी प्लस हैदराबाद सक्कर में आप सोशल मीडिया पे भी आप सर्च करना चाहें तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं, वरना तो अल्ताफ़ साहब आपके लिए अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, जहाँ पर भी जिस टाइम भी कहेंगे तो आपको मिल सकता है फ्री लीगल एड के लिए। एएसडी वेलफेयर ट्रस्ट ज़रूर चाहेगा कि जिन जिन वालिदैन को अपने बच्चों के लिए कानूनी रहनुमाई चाहिए वो प्लस से ज़रूर रुजू करें। हमारा अब इनके साथ MOU भी साइन हो गया है, तो आप हमारे थ्रू भी इन तक जा सकते हैं।